नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपकी जेब में कितना पैसा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपकी जेब का पैसा आखिर कहां जाता है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपकी जेब में जो पैसा है उसका आप आने वाले समय में कैसे इस्तेमाल करते हैं और 2022 की अपेक्षा में क्या हालात हैं। एक बार फिर से हम हाजिर हैं देश के सबसे बड़े सर्वे को लेकर। भारत की जेब का सर्वे, साल 2023 का सर्वे, वो सवाल और जवाब जिनका सीधा संबंध आपके परिवार से है। चुनावी सर्वे तो आप हर साल देखते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी को बदलने वाला सर्वे कहां है? कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कहां निवेश करते हैं, क्या सपने हैं, भविष्य कैसा है? आपके इन सभी सवालों का जवाब हमारा यह सर्वे देगा। आपको पता चलेगा कि देश अमीर हो रहा है या गरीब। भारत कैसे बनेगा सुपर पावर? आपकी जेब भर रही है या खाली हो रही है? हमारे सहयोगी डिजिटल चैनल मनी9 और RTI ने मिलकर सर्वे किया है। और एक जरूरी बात, मनी9 का यह सर्वे आप टीवी के साथ साथ वेबसाइट, यूट्यूब और फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं। आपको बस मनी9 को सर्च करना है। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। देश के आर्थिक हालात कैसे हैं? कोविड के बाद किसकी जिंदगी पटरी पर लौटी और कौन है अभी तक बदहाल? परिवारों की आमदनी, खर्च, बचत का क्या हाल है? सब कुछ बताएगा भारत की जेब का सबसे बड़ा सर्वे। इस साल अगस्त से नवंबर के बीच निकली सर्वे की टीम ने 20 राज्यों के लगभग 115 जिलों में 1170 से ज्यादा गांव या शहरी वार्डों के 35,000 से ज्यादा परिवारों से पूछा उनकी आर्थिक जिंदगी का हाल। उन्होंने खुलकर बताया अपनी कमाई, बचत, खपत, निवेश का हिसाब। इस बार के सर्वेक्षण में मेट्रो शहरों के अलावा छोटे और मझौले शहरों से खासतौर पर जानकारी जुटाई गई, जो रोजगार और वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है। सर्वे का जिम्मा प्रतिष्ठित ग्लोबल एजेंसी RTI इंटरनेशनल को सौंपा गया था, जो वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संस्थानों के लिए इस तरह के सर्वे करती आई है। RTI इंटरनेशनल एक रिप्यूटेड ग्लोबल इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अपने रिसर्च एक्सपर्टीज और मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन के लिए टेक्निकल सर्विसेज के लिए जाना जाता है। मनी9 का यह सर्वे भारतीय परिवारों की जेब से जुड़ा देश का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे है। इस सर्वे में कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। मनी9 पिछले साल भी इसी तरह का सर्वे लाया था। भारत में इस तरह के सर्वे आमतौर पर या तो रिजर्व बैंक या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया कराता है, लेकिन इन दोनों ही संस्थाओं के ताजा सर्वे मनी9 के सर्वे से बहुत पुराने हैं। मौजूदा हालात पर मनी9 का सर्वे ही भारतीयों की आर्थिक सेहत की सबसे सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। ये भारत का पहला सर्वे है जो लोगों की आर्थिक हालत को ही नहीं, उम्मीदों और आकांक्षाओं का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर आ रहा है। सर्वे को तैयार करने में 35,000 से अधिक परिवारों से मिलकर उनकी कमाई, बचत, खर्च और निवेश के बारे में बारीकी जानकारी जुटाई गई। यह सर्वे आपकी कमाई, बचत, खर्च और निवेश के अलावा यह भी कुछ बताता है कि भारत में कितने परिवार आर्थिक तौर पर सुरक्षित हैं। यानी सर्वे बताएगा कि देश के कौन से हिस्से में लोग कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, कहां पर मकान के लिए कर्ज के लिए तलबगार हैं, या कि बीमा, म्यूचुअल फंड, सोने में निवेश करने वाले हैं। आइए रखिए अपनी उंगलियां भारत की नब्ज पर, सुनिए भारत के जेब की धड़कन। आप इंतजार मत करिए, मनी9 को तुरंत लॉगिन करिए, देखना शुरू करिए। और मेरे साथ इस वक्त ऑन माय लेफ्ट मनी9 के एडिटर अंशुमन तिवारी जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, बहुत कुछ समझने के लिए। लेकिन यहां से शुरू करते हैं। ऑन माय राइट यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जितेंद्र एम सोलंकी। सबसे पहले उनके बगल में प्रेम शुक्ला जी, आप भली बात ही जानते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नीचे आपके साथ दिखाई दे रहे हैं हमारे इकोनॉमिस्ट आलोक पुराणिक जी, और उनके बगल में उनको भी आप भली बात ही जानते हैं, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। शो का फॉर्मेट में आपको बता बड़ा तेजी से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी का डेटा क्या कह रहा है, मतलब क्या है अभी की हालत, और उसको फिर हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से, और फिर एक क्विक रिएक्शन में अंशुमन जी से और फिर हमारे खास मेहमानों से। लेकिन पहले आज का बड़ा सवाल। अब भाई नया साल आ रहा है या नया साल है 2024, हम ये देखते हैं कि भारत कितना कमाता है। हर एक के मन में यह सवाल है, कितना कमाता है भारत? यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका डेटा जो है वो और इंटरेस्टिंग है, यकीन मानिए। अब ये इसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है जो सर्वे का, मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए दिखाइए जरा पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? भारत में एक परिवार की औसत आमदनी
एवरेज इनकम कितनी है? सीधे देखिए, जवाब देखिए। प्रति माह की मैं बात कर रहा हूं, ये 25,910 25,910 रुपए प्रति माह औसत परिवार के सदस्य हैं। 4.3 साल 2023 का ये है। सोचिए, 25,910 रुपए प्रति माह। अब जरा कंपेयर करते हैं इसको। पिछले साल क्या था? पिछले साल था 23,000 रुपए और औसत थे 4.2 सदस्य, यानी वो भी बड़ा है, पैसा भी बड़ा है, और बढ़त हुई है 2900 रुपए की, 2910 रुपए की एक साल में। सीधे सबसे पहले अंशुमन जी, ये जो एवरेज आउट किया गया है, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें रईस लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, सब समझाइए हमें साहब। ये समग्र आय वर्ग का, और ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है आज का, क्योंकि ये बताता है कि पिछले साल जब हम सर्वे कर रहे थे तो शहरों से जो गांव लोग वापस चले गए थे वो वापस लौट आए और उनकी इनकम इन परिवारों में जुड़ गई। इसलिए आपको इस सर्वे में का जो आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है उसमें प्रतिमाह आय में बढ़ोतरी दिख रही है, और ये बता रहा है कि कोविड के बाद की रिकवरी जैसे जैसे आना शुरू हुई, बाजार खुलने शुरू हुए, कारोबार बनने शुरू हुए, लोगों ने आना शुरू किया, और इसीलिए परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है। और हमारे पास जो अंदर का आंकड़ा है, जो विस्तृत रूप से आपको मनी 9 के सुपर ऐप पर मिलेगा, उसमें कमाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1.6 थे पिछले साल के हमारे सर्वे में, ये दूसरा संस्करण है सर्वे का, और अब 1.8 लोग कमाने वाले हो गए हैं। अब जो हमारा दूसरा सवाल है वो दिखाते हैं आपको, जरा सीधे आइए। हमारा दूसरा सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाले परिवार किस राज्य में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर एक की एंट्री हुई है, न्यू एंट्री हुई है। मैं पहले ही थोड़ा आपके सामने स्पिल ओवर कर रहा हूं। सबसे ज्यादा कमाने वाले परिवार किस राज्य में है? कर्नाटक 35,411 ये प्रतिमा, महाराष्ट्र 35,392 392, लेकिन चंडीगढ़, अब ये है नई एंट्री, 34,588 रुपए। चंडीगढ़ नई एंट्री है, कर्नाटक ऊपर आया। अब जरा मैं इसको कंपेयर करता हूं, पीछे आइए जरा, 2022 दिखाइए। 2022 में कर्नाटक में 28,000 रुपए प्रति माह लोग कमाते थे, जो कि अब नंबर 1 पर आ चुका है। महाराष्ट्र जो पिछले साल नंबर 1 पर था, वो नंबर 2 पर चला गया है इस साल। और महाराष्ट्र में कितने थे? 35,559, इस बार हो गया है 35,392। अब ये इंटरेस्टिंग है, मैं सर से जानना चाहूंगा, फाइनेंशियल कैपिटल है वहां पर। दिल्ली की एंट्री पिछले बार हुई थी, इस बार नहीं है, वहां को उसको रिप्लेस कर दिया चंडीगढ़ ने। 28,000 दिल्ली और यहां पर 34,000 चंडीगढ़। क्विक ये एक और सवाल हमारे सामने, पहले एक सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आता हूं अंशुमन जी के पास। सीधे दिखाइए हमारा अगला सवाल, भारत में सबसे कम कमाने वाले परिवार किस राज्य में? ये भी बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। ये देखिए, बिहार की अगर बात की जाए, यहां पर 17,000, कर्नाटक आपने 35 देखा था, अब मैं यहां पर सीधे आ जाइए बिहार पर 17,567, उड़ीसा नंबर 2 पर 18,519, उड़ीसा ये नई एंट्री हुई है यहां पर। झारखंड 18,863 नंबर 3 पर। अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करूं तो अब आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, और कौन सा प्रदेश गायब है इस सबसे कम कमाने वालों में? वो है पश्चिम बंगाल, वो गायब हो चुका है यहां से। पिछले साल था इस लिस्ट में, इस बार इस टॉप 3 की लिस्ट में नहीं है। यहां पर बिहार जो है वो पिछले साल भी था, इस बार है, लेकिन थोड़ी सी आमदनी बढ़ गई है, 3,000 समथिंग कुछ बढ़ गई है। ये देखिए, ओडिशा की अगर बात की जाए तो ओडिशा पिछले साल नहीं था, वो आ चुका है यहां पर। झारखंड पिछले साल था, वो इस टॉप 3 की लिस्ट के गायब है। पश्चिम बंगाल टॉप 3 जो सबसे कम कमाने वाले राज्य, उनमें से गायब है। अंशुमन सर, कर्नाटक एक तरफ है और दूसरी तरफ ये वाला, निशांत, ये रैंकिंग काफी दिलचस्प है। इस बार इस रैंकिंग में बड़ा बदलाव हुआ। हमने महाराष्ट्र को पीछे जाते देखा और कर्नाटक को उभरते हुए देखा। यहां भी आप एक महत्वपूर्ण चीज देख सकते हैं कि भारत में माइग्रेंट लेबर या जो प्रवासी श्रमिक है, उनकी जो आवाजाही कोविड के बाद बदली है, उसका सीधा असर हमें इन राज्यों की कमाई पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली का गायब होना, क्योंकि दिल्ली में वापस आने वाले लोगों की संख्या कम थी और इसलिए दिल्ली की आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी जितनी में बाकी राज्यों में दिखाई दी। दूसरा महत्वपूर्ण बात, उसके बाद हम सवालों की तरफ चलते हैं, कि अगर आप देखें, आधे भारत की आय राष्ट्रीय औसत की आय से कम है। यानी भारत के आधे बड़े राज्य जो हैं, उनके परिवारों की कमाई भारत में जो सबसे ज्यादा कमाने वाले राज्य हैं, उनकी लगभग आधी है। और यही वो इनइक्वालिटी है, यही वो असमानता है जो भारत में कोविड के बाद और ज्यादा मुखर होकर सामने आती दिखाई दी है। अच्छा, अब जरा मैं यहां पर 2 सवाल और लूंगा, फिर मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता था हमारे जितने भी मेहमान हैं अंशुमन जी के अलावा,
उनके सामने एक मैक्रो पिक्चर समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम डिस्कशन को शुरू करेंगे। लेकिन अब मेरा अगला सवाल क्या है, दिखाइए जरा, देश में कितनी फीसदी परिवार घर चलाने लायक भी नहीं कमाते हैं? अब यह चिंताजनक है। अब यह देखिए, जो चिंताजनक है यहां पर 7% लोग इस देश में घर चलाने लायक भी नहीं कमाते हैं। यह सवाल आप देखते रहिए और यह जवाब है। 93% लोग कमाते हैं घर चलाने लायक। अब यह 7वीं सदी चिंता का विषय है, कितना भी हो, 1% भी हो तो भी चिंता का विषय है। लेकिन अब अगला सवाल, पिछले 5 साल में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसी रही है? अब यह देखने वाली बात है, 5 साल में क्या हाल रहा है। पिछले 5 साल में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति, क्योंकि 2 साल तो इसमें, 2 से 3 साल तो मैं कोविड का भी ले रहा हूं। जवाब दिखाइए जरा, जवाब जो है हमारे पास वो हमारे सामने ये है। पहले से बेहतर 30%, पहले जैसी 54%, कोविड का साल निकल चुका है। पहले से खराब 16%। अब ये जो 16 और 54 है, ये मिलाकर 70% होता है। ये चिंताजनक खबर है। सीधे अंशुमन सर ये बताइए। इस आंकड़े से हमको एक बात महत्वपूर्ण पता चलती है कि पिछले 5 साल के दौरान औसतन लोगों की जिंदगी में, उनके जीवन स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। हालांकि इसमें एक बड़ा हिस्सा कोविड का भी था, लेकिन अगर आप इनकम में बढ़ोतरी का आंकड़ा देखें पूरे साल दर साल के हिसाब से, क्योंकि पिछले साल के सर्वे से हमने इसको कंपेयर किया था, सवाल हमने पिछले साल भी पूछा था, उससे ये समझ में आ रहा है कि महंगाई का एक बड़ा असर लोगों के जीवन पर पड़ा है, जिसे हम आगे लोगों के खर्च के जब आंकड़ों में जाएंगे तब और बेहतर ढंग से समझेंगे कि लोगों की आय तो बढ़ी पिछले साल, पर उनका जीवन स्तर बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि महंगाई ने उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया और उसका असर उनकी बचत पर भी पड़ा, जिसे हम आगे जानेंगे। ये जो एक आप जो बता रहे हैं, मैं क्विक रिएक्शन यहां पर अब जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे मैं लेना शुरू करता हूं। पहले पॉलिटिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिएक्शन में लूंगा। प्रेम जी, सवाल खड़ा ये होता है, देखिए एवरेज इनकम बढ़ गई, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन ये जो आंकड़ा जो मैं नीचे दिखा रहा हूं अभी जरा फिर से उसको प्ले ऑन करिए, जो वो 70% का आंकड़ा है, ये वाला 5 साल में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसी रही? पहले जैसी 54%, पहले से खराब 16%। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकम डिस्पैरिटीज बढ़ गई हैं। आपका टेक सर? देखिए 54% और 30% कंबाइन क्यों नहीं करते? 30% की बेहतर हुई, 54% उसी तरह है, सिर्फ 16% जो है नीचे की तरफ है। हालांकि ये 16% भी बड़ा आंकड़ा है, उसको भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन 54 और 30 भी क्लब किया जा सकता है। ठीक है। तो 30% लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, 16% का भी जीवन स्तर जो है नीचे की तरफ गया है। और ये पहली सरकार है जिसने जो है 5 वर्षों में 16.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो निश्चित और आय जो है कोविड के बाद जब पूरी दुनिया में जो है आय घटी है, पूरी दुनिया में स्थिति बुरी है, उस स्थिति में अगर 30% लोगों की का जीवन स्तर बेहतर होता है और प्रति परिवार का आय बढ़ता है, कमाने वालों की संख्या बढ़ती है, तो ये सकारात्मक है। ठीक है, अब शार्प रिएक्शन था, इसके लिए शुक्रिया आपका। आलोक जी आपका टेक। देखिए, आपका सर्वे 115 डिस्ट्रिक्ट्स का है और हिंदुस्तान में लगभग 650 जिले हैं, 1170 गांव आपने कवर किए हैं इसमें, जितना मैं समझ पाया हूं, और लगभग 6.5 लाख गांव हैं देश के अंदर। सबसे पहला तो यहीं पर पॉइंट आता है। और एवरेज जो इनकम आपने ली है वो 26,000 प्रति परिवार ली है, 4.2 का आपका सैंपल साइज है परिवार का। तो उस हिसाब से अगर आप पर कैपिटा इनकम पूरे साल की निकालें तो लगभग 75 से 80 हज़ार आती है। अंशुमन भाई, कहीं मेरी गलती हो तो आप ज़रूर ठीक कीजिएगा। तो ये 50% से भी 70% का जो पर कैपिटा इनकम का गैप आ रहा है, वो बहुत बड़ा आपके सर्वे और जो नेशनल आंकड़े हैं उनका मिसमैच है। दूसरा, एक राज्य अमीर है, एक राज्य गरीब है, वो खाई लगातार, जैसा कि निशांत जी ने बताई, वो बढ़ती चली जा रही है, वो पूरा देश देख रहा है। और इसके साथ साथ अब ये भी देखना होगा कि 5 साल पहले देश के ऊपर कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा हो गया है। अगर 14 से कंपेयर करें तो 54 लाख करोड़ का कर्जा बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। अगर इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग और कर्जा चढ़ने का अकॉर्डिंग देखें तो हालत यह है कि 80 से 90% लोगों की हालत खराब है आज। और उसके जीते जागते तमाम मैक्रो और माइक्रो इंडिकेटर्स हैं। पहला सबसे बड़ा है कि मॉल न्यूट्रिशन देश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। रुपए की तुलना में डॉलर हमेशा मजबूत हो रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है। इन्फ्लेशन के लगातार बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो अभी सीएमआई के आंकड़े आए हैं वो डबल डिजिट्स में चले गए हैं। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सेविंग 50 साल के लोएस्ट पर है। जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि टैक्स की मार है, वो हाईएस्ट है। पर कैपिटा इनकम का अभी पता नहीं है, मैंने डिस्पैरिटी आपको बताई।
तो इकोनॉमी के जो माइक्रो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि 5 साल में इस सरकार ने भाषण के अलावा कुछ नहीं किया और केवल जिस तरह से अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया है हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। एक मिनट अंशुमन सर, आपका टेक उस पर। एक बात महत्वपूर्ण जो आलोक जी ने उठाई, पहली चीज तो ये पर कैपिटा इनकम सर्वे नहीं, हाउस होल्ड परिवारों के इनकम का सर्वे। इसे और थोड़ा भीतर कमा देखें कि अगर एक परिवार में कमाने वाले 1.8 लोग हैं, औसतन 2 लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति कमाई महीने की 12 से 12,500 रुपए। तो अभी भी वो जो 400 रुपए की दिहाड़ी वाला ट्रैप है ना भारत में, वो कहीं ना कहीं मौजूद है अधिकांश परिवारों में, 400 से 700 से 500 रुपए की दिहाड़ी वाला। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उस लेवल से हम ऊपर नहीं निकले हैं। जी आलोक जी, एक तरफ हमारा ये सर्वे है और दूसरी तरफ वो आईएमएफ की रिपोर्ट जिसने कहा है कि भारत का डेट बढ़ रहा है और भारत की सरकार ने उसको डिनाई किया। क्या आप इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी देखते हैं? आलोक पुराणिक सर। जी बिल्कुल। वो भी रिपोर्ट ज़ेरे डिबेट चल रही है। उसमें दरअसल ये है कि एक आंकड़ा जो आईएमएफ ने दिया है उसमें चिंता जैसी जाहिर की गई है। उसका सरकार का जवाब है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से मेरे एनालिसिस में कि वो आईएमएफ की चेतावनी जो है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और ये जो सरकार की तरफ से दिया गया स्पष्टीकरण है कि क्योंकि कोविड की वजह से तमाम फिस्कल स्टेप्स लिए गए थे, इस वजह से वो सारा कर्ज का बढ़ता हुआ सिलसिला है। तो मुझे लगता है कि कोविड का बहाना अब 2 साल ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आईएमएफ की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसको सरकार को देखना चाहिए किस तरह से हम सोर्सेज बढ़ाने का, रिसोर्सेज बढ़ाने सर, इस सर्वे को अगर मैं उससे कोरिलेट करूं तो योर टेक सर, इस सर्वे पे आप क्या कहेंगे? हाँ सर, इस सर्वे को मैं पहली बात तो अंशुमान जी की टीम को बधाई दूंगा, बड़ा शानदार सर्वे है। और इस सर्वे से जो मैंने चीज़ें निकाली खास तौर पे कुछ चिंताजनक हैं और कुछ पे काम करना बाकी है। जैसे कि अभी ही जो आपको बताया गया उसमें अब बिहार सबसे पीछे आता है और कर्नाटक सबसे ऊपर आता है। हाल के दौर में इलेक्शन रिजल्ट्स में एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हुई कि नॉर्थ वर्सेस साउथ। मुझे लगता है कि उस डिबेट को आर्थिक आधार, डेटा का आधार आपका सर्वे देता है कि जितनी प्रॉस्पेरिटी है वो या तो साउथ में जा रही है या वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ में वो बात नहीं बन रही। दूसरा, मैं म्यूचुअल फंड का स्टूडेंट हूं, मैं देख ही रहा था कि म्यूचुअल फंड का सारा की सारा इन्वेस्टमेंट साउथ या वेस्ट। सर आप बस अपने थॉट को यहां होल्ड करके रखिए। ओके, मैं अब आपको वो बताना चाहता हूं। सोलंकी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अब यही जो अभी आलोक सर जो आपको बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड में वो पूरा स्पिल ओवर नहीं करना चाहता हूं। अंशुमन जी की टीम ने और अंशुमन जी ने उसमें बहुत डिटेल सर्वे किया है और आप सब जरूर देखिएगा सर, क्योंकि अब जो है कितना बचाता है भारत। अभी तक आपने देखा ना था कितना कमाता है, लेकिन सेविंग्स, क्योंकि भारत को एक सेविंग्स इकोनॉमी कहा जाता है और भारत में एक सेविंग्स मेंटालिटी है। और अब वो देखते हैं वो कितनी आगे आ गई है या कितनी पीछे चली गई। भारत में कितने परिवार बचत करते हैं, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए जरा, सीधे दिखाइए वो जो डेटा हमारे सामने है, ये की में आ गया। करते हैं 88%, नहीं करते हैं 12%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 88% और 12%। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं, 88% लोग जो हैं वो भारत में सेविंग्स करते हैं। अगला सवाल क्या है उसको जरा प्ले ऑन करिए। अब सवाल यह है कि भारतीय परिवारों की बचत कहां रखी है, इसको मैं कंपेयर भी करूंगा। भारतीय परिवारों की बचत कहां रखी है ये देखिए, इसको कंपेयर भी करेंगे 2022 से, क्योंकि तब हम कोरोना के काल में थे। बैंक में 77%, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पोस्ट ऑफिस 31%, हर जगह बड़ा है, डेटा यहां पर मेरे पास है। बीमा 27%, गोल्ड 21%, वो भी गोल्ड के जब इतने जबरदस्त रेट्स हैं। एनबीएफसी 8%। चेंज करिए। अब जरा मैं कंपेयर करता हूं, क्योंकि ओवरऑल आप इसको ऐसे समझिए कि पिछले साल 70% परिवार बचाते थे, इस साल 88% बचा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये सारे नंबर्स बढ़ गए। 64 से 77 हो गया है, 21 से पोस्ट ऑफिस में 31 हो गया है, डबल हो चुका है। यहां पर पोस्ट ऑफिस में ज्यादा विश्वास है। बीमा में 19 से 27%। मुझे याद है अंशुमन सर ने लास्ट ईयर बोला था ये बहुत जरूरी चीज है। गोल्ड 15 से 21%, ये हमारी मानसिकता एक रिफ्लेक्ट कर रहा है। एनबीएफसी 7% से 8% हो गया है। अंशुमन सर, योर टेक। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण और हमें लगता है विशेषज्ञों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आप देखें पिछले साल जब हमने सर्वे किया था तो बैंक में 64% लोगों की बचत थी, इस बार 77% है। बड़ा हिस्सा जब 2000 रुपए के
2000 रुपए के जब नोट बंद हुए तो ये पैसा वापस बैंकों में पहुंच गया। पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्साहवर्धक आंकड़ा है कि कोविड के असर के कारण लोगों ने बीमा में निवेश बढ़ाया और बीमा ज्यादा खरीदा, इसलिए बीमा का आंकड़ा हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। यानी स्पष्ट रूप से पोस्ट ऑफिस में इतना विश्वास? पोस्ट ऑफिस में बेहतर इसलिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बेहतर रिटर्न मिलता है। सरकार की छोटी बचत योजनाएं पोस्ट ऑफिस से चलती हैं और वहां पर इंटरेस्ट रेट अच्छा है, इसलिए लोग पोस्ट ऑफिस में बचत करते हैं। लेकिन कोविड का जो असर लोगों की कमाई पर दिखाई दिया या लोगों ने जो देखा कि उनके पास सर्वाइव करने के लिए समस्या थी, इसलिए उससे निकलते ही लोगों ने बचतें बढ़ाई हैं। और ये बढ़ी हुई बचत का संकेत है कि पिछले साल हमारे सर्वे में जितने लोग बता रहे थे 70%, उससे बढ़कर अब लगभग 88% लोगों ने बचतों की तरफ जाना शुरू किया है। लेकिन इसके बाद का आंकड़ा खासा महत्वपूर्ण है, वो इसके बाद का जो आंकड़ा दिखाने। सोलंकी जी प्लीज गो अहेड, आपका टेक अभी तक जो सर्वे है और खासकर ये जो बचत का आंकड़ा आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंकरेजिंग है हम सब के लिए। देखिए, जो बचत का आंकड़ा आया है उसमें पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग सबसे ऊपर है। आई थिंक पिछले कुछ सालों के अंदर जो इंटरेस्ट रेट जिस तरह से बढ़े हैं, मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो बढ़े हैं, बैंक फिक्स डिपॉजिट हो या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम हो, वहाँ पे शायद लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा गया है। और वैसे भी अगर हम आंकड़े देखें जो निकल के आते हैं तो फिक्स्ड इनकम में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो जो सर्वे का रिजल्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी को दर्शाता है कि जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अभी चल रहा है उसमें बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, लोगों का भरोसा ज़्यादा हो रहा है। और पोस्ट ऑफिस वैसे भी गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है, तो फिक्स्ड इनकम में अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो लोगों का जो रुझान है वो उस तरफ जाएगा। सही बात है, लेकिन अब हमारे जो सवाल है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग होते जाने। अब ये देखिए, हम 5 साल की बात कर रहे हैं और मैं चाहूंगा जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस पर जरूर बोलना चाहेंगे। आइए देखते हैं, क्योंकि अब हम चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 साल में कितने प्रतिशत परिवारों ने अपनी बचत को तोड़ा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितने प्रतिशत बचत नहीं तोड़ी? 33% और बचत तोड़ी 67%। जाहिर तौर पर आपके मन में सवाल होगा कि ये बचत तोड़ी तो क्यों तोड़ी, इसके पीछे की वजह क्या है? 67% लोगों ने अपनी बचत क्यों तोड़ी? 5 साल, और 5 साल में मैं करीब 2 से 3 साल मान के चल रहा हूं, कोविड के, उसके पहले, प्री पोस्ट जो भी कोविड है। 67% परिवारों ने बचत क्यों तोड़ी? अब इसका आंसर देखिए, ये देखिए, बच्चे की शिक्षा, ये नंबर 2 है। नंबर 3 है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है, लोगों ने अपनी बचत तोड़ी 22%। अंशुमन सर प्लीज आइए, फ्रेम में आइए। 22% लोगों ने इलाज के लिए बचत तोड़ी। यह बहुत चिंताजनक है। अब दूसरी चीज जो और चिंताजनक है, नौकरी और कारोबार में नुकसान, 15% लोगों ने इसके लिए बचत तोड़ी। मतलब ये 22% और ये 15%, ये चिंताजनक है। उसके बाद आ जाती है बच्चों की एजुकेशन, वो है 11%। फिर शादी, जो कि भारत में एक बहुत बड़ा उत्सव ही है, शादी 8.2%, लोन चुकाने के लिए 8.2%, और कमाने वाले का निधन 2.3%। अंशुमन सर, ये मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, इलाज वाली बात। निशांत, ये सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, और हमने भी आपको बताया कि भारत में बचत तो बढ़ी, 70% से 88% लोगों ने बचाया, लेकिन 67% लोगों ने अपनी बचतें तोड़ी, और उसमें 22% बचतें तोड़ी गई केवल इलाज कराने के लिए। और यह कोविड के बाद का सबसे बड़ा घटनाक्रम है और कोविड के दौरान का घटनाक्रम है। यह भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की जो बढ़ती लागत है और उसकी बदलती तस्वीर बताता है। और दूसरी चीज, जिस बेरोजगारी का असर हम कोविड के बाद लगातार देख रहे थे, बचतें टूटने की एक बड़ी वजह है। एक तो भारत में बचतें कम है क्योंकि आय काफी कम है, हमने देखी कि औसत आय ही 25,000 रुपए परिवारों की है। उसमें से भी जो थोड़ा बहुत बचाते हैं, उस बचत का एक बड़ा हिस्सा एक किसी व्यक्ति की नौकरी चले जाने के कारण है, बीमारी के कारण खत्म हो जाता है। और यह बता रहा है कि बचतें कितनी फ्रेजाइल हैं, कितनी कमजोर हैं, उन बचतों को होल्ड करने की क्षमता नहीं। बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे इस बार। मैं सबसे पहले हमारे जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे पूछूंगा और फिर बीजेपी के पास आऊंगा। आलोक जी, ये अक्रॉस द पार्टी लाइंस, क्योंकि देखिए मैं यहां पर नेशनल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रीजनल पार्टीज की भी बात कर रहा हूं, और कई जगह आप लोगों की सरकार है। मेरे लिए चिंता का विषय यह है, कॉस्ट ऑफ हेल्थ वो बढ़ती जा रही है। कॉस्ट ऑफ हेल्थ बढ़ती जा, हालांकि नौकरी वाला भी एक फैक्टर है जिस पे हम सभी लोग बात करते हैं, आपने पहले भी जिक्र किया अभी, लेकिन कॉस्ट ऑफ हेल्थ, इसको आपको लगता नहीं एक मैक्रो लेवल पर पिक्चराइज करना चाहिए कि कैसे इसको कम किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि 2 आंकड़े अभी टीवी 9 पर जो आए, सबसे पहला सेविंग्स का पैसा अगर बैंक में और पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा जा रहा है या गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि इकोनॉमिक साइकिल कहीं ना कहीं उसके ऊपर से विश्वास उठ रहा है।
इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमिक सिस्टम में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, जिसकी वजह से डिमांड कम है, डिमांड कम की वजह से इन्फ्लेशन है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फिर एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर पर आ रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आई कि 88% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ या बीमे की तरफ, जैसा एक बहुत बड़ा नंबर चला जा रहा है। तो आप अगर री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इनसिक्योरिटी है, आप बीमे की तरफ जा रहे हैं तो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ जो बजट तोड़ी हैं कि किस तरह से 67% लोगों ने अपनी बचत को तोड़ा है, और ये आंकड़े समय समय पर अखबारों में भी पब्लिश होते रहते हैं। सरकार तो बहुत ज़्यादा आंकड़ों पर विश्वास न करती है, ना आंकड़े पता चलने चाहिए जनता को। जनता को तो केवल ये पता चलना चाहिए कि राम मंदिर का मुहूर्त का टाइम क्या है, उसके आगे तो मतलब बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। बच्चे की शिक्षा के लिए अगर आप अपनी 11% लोग अपने डिपॉजिट को तोड़ रहे हैं और इलाज के लिए 22% तोड़ रहे हैं, तो हम तो पूछना चाहते हैं 2022 में तो सबकी आमदनी डबल हो जानी थी, किसान की आमदनी घटकर 32 से 27 हो गए। नहीं, मैं केवल केवल आंकड़ों पर ही बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आप शादी के लिए भी आपको बजट को आपको तोड़ना पड़ रहा है, नौकरी आपकी जा रही है, तो फिर ये सब चंगा सी मोदी जी कैसे कह रहे हैं? आलोक जी, आपने पॉइंट रखा है। और आयुष्मान योजना किस गड्ढे में पड़ी है, अब देश जानना चाहता है, उसके नाम पर वोट मांगी जा रही है। इस पे रिएक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, वरना पहले वाले में उन्होंने जवाब नहीं दिया था। प्रेम जी, आपका टेक इस पर, जो अभी तक आलोक जी ने रखे पॉइंट। देखिए, साफ तौर पर है, देखिए 2014 के पहले सिर्फ जो है अस्पताल में इलाज करने के कारण 60% लोग जो हैं वो गरीब हो जाया करते थे। ये दशा थी कि घर, मकान, दुकान, खेत सब बिक जाया करता था, और ये जो है इनकी अर्थव्यवस्था के जो श्रेष्ठतम जो व्यक्ति थे उनके कार्यकाल में था। आज आयुष्मान भारत का करोड़ों लोगों का जो है इलाज हो रहा है, ये निश्चित है। अब कोविड जैसी महामारी, जो सहस्राब्द की सबसे बड़ी महामारी थी, उस महामारी में इलाज पर स्वाभाविक तौर पर खर्च होना था। फिर भी 82% लोग इस वर्ष में अगर बचत कर रहे हैं, तो इसका संकेत साफ है कि भारत में जो बचत की वृत्ति थी वो फिर से वापस आई है, और लोग जो हैं बेहतर हुए। और बैंकों को जिस तरह से लूट लिया गया था, जिस तरह से टेलीफोन बैंकिंग शुरू की थी और सारे बैंक बर्बाद हो गए थे इनके कार्यकाल में, अब बैंकों में अगर लोगों का विश्वास बढ़ता है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति जो है लोगों का विश्वास है, क्योंकि बैंक अंततः जो है कहीं निवेश करेगा, तब जाकर जो है वो ब्याज चुकाने की स्थिति में आएगा। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो है भारत में, और दूसरा जो बार बार एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, 5 करोड़ लोगों को 2020 से 2023 के बीच में ईपीएफओ के अकाउंट खुले हैं, जबकि 6.5 करोड़ जो है इनके यहाँ तो डाटा ही नहीं हुआ करता। तो 2014 के पहले ईपीएफओ का कोई कंपाइल्ड डाटा नहीं था, जो पुराने डाटा थे वही चलते थे। तो अगर 5 करोड़ लोग, और एक अंतिम वाक्य में 1991 से 2013 तक इस देश में 6.1 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर टोटल रोजगार सृजित हुए, और 5 करोड़ अगर 3 साल में होते हैं तो बेरोजगारी के गड्ढे में किसने डाल रखा था? आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास, आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी आऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपके पास ही वापस आऊंगा। हमारे 2 सवाल और हैं, वो बचत के लिहाज से हैं, और उसके बाद पूरा बोलने का आपको मौका मिलेगा, आपको जो भी पॉइंट रखना है। लेकिन ये देखिए, अब जो मेरा सवाल है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। किस शहर के कितने परिवार सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं? अब ये थॉट प्रोसेस अंशुमन जी बताइएगा। बेंगलुरु कर्नाटक 69%, तिरुवनंतपुरम केरल 66%, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल 59%। कंपेयर करिए सोने में भी किसका, ये सूरत 51% हमें समझ में आ रहा था, लेकिन अब बेंगलुरु आ गया है। ये आंध्र प्रदेश, वो भी गायब हो गया है। अब यहां पर तिरुवनंतपुरम है, ठाणे, वो भी गायब हो गया, महाराष्ट्र, दार्जिलिंग है। ये चेंज कैसे आया है? लेकिन सोने में बचत 21% पहले अब कर रहे हैं, और पहले 15% करते थे। जाहिर तौर पर उस वक्त हालात कुछ अलग थे। चेंज करिए। एक और सवाल जो हमारा इस वक्त आपके सामने आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले शहर कौन से हैं? और मैं इन लोगों को बहुत समझदार समझता हूं, बाय द वे। मैदुरै, ये तमिलनाडु 84%, अमरावती महाराष्ट्र 79%, अमरावती, औरंगाबाद महाराष्ट्र 76%। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के पीछे की वजह क्या है आपको अंशुमन जी बता देंगे। बेल्लारी कर्नाटक, अब वो नहीं है, अब यहां पर मदुरई है। फिर यहां पर कोलकाता, वो नहीं है, अमरावती है। कृष्णा आंध्र प्रदेश, वो नहीं है, औरंगाबाद है। पहले जीवन बीमा में 27% अब कर रहे हैं, और पहले 19% थे। सर, सोना और जीवन बीमा 2 बेहद दिलचस्प ट्रेंड।
सोने की कीमत इस साल बढ़ी और हमने सोने में निवेश भी बढ़ता हुआ देखा। इस बार सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी था जिसमें लोगों ने बड़ा निवेश किया, लेकिन सोने का निवेश अब धीमे धीमे दक्षिण भारत के समृद्ध राज्यों की तरफ जा रहा है। तो अगर आप पूरा सर्वे देख रहे हैं तो आपको इनकम और बचत का जो रुख दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई देगा कि सोना जो कि एक सरप्लस इन्वेस्टमेंट है वो दक्षिण भारत के राज्यों में, दार्जिलिंग इसमें एक नई एंट्री है और ये बताते हैं कि दार्जिलिंग में आय का स्तर थोड़ा बेहतर हुआ है। लेकिन बीमा में निवेश भी उन राज्यों में बढ़ रहा है जहां फाइनेंशियल लिटरेसी बेहतर है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीमा में लोगों ने इस बार ज्यादा बचत की है और पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी, अलग अलग शहरों में भी जहां जहां सर्वे हमने किया है वहां भी बीमा की लोकप्रियता भी बढ़ी और लोगों ने बीमा खरीदना शुरू किया। आलोक जी, शार्प रिएक्शन, शार्प क्वेश्चन, क्या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट और एग्जीक्यूशन बढ़ गया है इसी सर्वे के आधार पर 2022 की अपेक्षा में? कौन से आलोक जी से भाई? अब नहीं, आलोक पुराणिक जी से, सॉरी। आलोक जी, एब्सोल्युटली राइट। मैं भी यही पूछने वाला था जी, शुक्रिया। ये सोने को लेकर जो आपने आंकड़ा दिखाया, मुझे इसमें थोड़ी चिंता ये हो रही है कि सोना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों कर लेते हैं। चलिए हम उत्तर भारत को लेकर बात करते हैं कि यहाँ लिटरेसी इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन साहब वहाँ भी नॉर्थ इंडिया नहीं आ रहा, दार्जिलिंग और साउथ का आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक चिंता की बात है। दूसरी बात, आपका सवाल ये है कि लिटरेसी डेफिनेटली बढ़ रही है और एक जो आंकड़ा आपने पेश किया था कि 22% लोग बचत तोड़वा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ के खर्चों की वजह से। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर काम करने की ज़रूरत है। लोगों को बताए जाने की ज़रूरत है भाई कि हेल्थ इंश्योरेंस करा लेंगे तो आपको सेविंग में नहीं जाना पड़ेगा। वो शायद आंकड़ा आपके पास आगे आएगा। नॉर्थ इंडिया का सिवाय चंडीगढ़ को छोड़ दें आप, तो हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपके इस सर्वे का जो मैं निकालता हूँ निष्कर्ष एज ए टीचर, एज ए स्कॉलर, कि हिंदी भाषा में हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाए जाने की सख्त जरूरत है। साउथ वालों को पता है, आप नॉर्थ वालों को पता नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सोलंकी साहब के पास मैं आ रहा हूं, जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं। लेकिन अब 10 मिनट में आपको वो पिक्चर दिखाने वाले हैं जहां से आपको यह समझ में आएगा प्रॉपर्टी है या स्टॉक्स हैं, कहां पर निवेश करता है भारत। यह बहुत बड़ा सवाल है। भारत निवेश कहां करता है? सीधे सीधे आइए, सबसे पहले कहां निवेश करता है भारत? पहला सवाल जो हमारा है आपकी स्क्रीन पर, कितने प्रतिशत भारतीय परिवार निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं? 24%। अब देखिए, इसको जरा कंपेयर करिए, बचत कितने करते हैं? बचत करते हैं 88% अगर मैं गलत नहीं हूं, और निवेश करते हैं सिर्फ 24%। निवेश नहीं करते हैं 76%। ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाली जो आलोक पुराणिक जी ने बताया, ये बड़ा एग्जांपल है। लेकिन अच्छी बात ये, मेरे लिए अच्छी बात ये कि पिछले साल 22% करते थे, इस बार 24% करते हैं। नेक्स्ट आइए, जरा चेंज करिए। हमारा अगला सवाल जो आपके सामने है, अब जरा मैं 2-3 सवाल एक साथ लूंगा। भारतीय कहां निवेश करना पसंद करते हैं? अब ये देखते हैं। अब इसमें देखने में समझ में आएगा कि अभी देश के हालात कैसे हैं, कहां पर वो निवेश करना। प्रॉपर्टी 17%, ओके। म्यूचुअल फंड 10%, ठीक है, ये उस पाई में से जो निवेश करता है 24% में से। स्टॉक मार्केट 9%, यूलिप 9%, ये यहां निवेश करते हैं। जाहिर तौर पर आय बढ़ी है तो प्रॉपर्टी में कम हो गया निवेश, मगर ये इंटरेस्टिंग है। और जैसे ही मैंने बोला, एक मुस्कुराहट अंशुमन जी के चेहरे पर आई। म्यूचुअल फंड ये बढ़ गया, जिसके लिए अंशुमन जी ने लास्ट टाइम बाकायदा हम लोगों का एक सेशन लिया था कि इस पर जरूर करना चाहिए। फिर स्टॉक मार्केट 3% से 9%, और यूलिप 3% से 9%। जाहिर तौर पर लोगों का इन पर ट्रस्ट बढ़ा है। लेकिन अब एक और सवाल, मैं अंशुमन जी से इस पे ओवरऑल राउंड अप लूंगा जरूर से, लेकिन आपकी बात सही होती जा रही है। लेकिन किस राज्य के परिवार सबसे ज्यादा निवेश करते हैं? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने देखा किस राज्य के परिवार कहां कमाते हैं। हरियाणा 40%, कर्नाटक नहीं, वहां पर इनकम ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट हरियाणा में ज्यादा है। चंडीगढ़ 34%, यहां पर इनकम भी ज्यादा थी, हमने देखा था 35%, सॉरी। गुजरात 34%, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि गुजरात में वो एक मेंटालिटी होती है कि आपको किस तरीके से अपने आप का जो पैसा है उसको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। लेकिन अंशुमन जी, मेरे लिए ग्लेयरिंग एग्जांपल है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट 1% कम हुआ है, जाहिर तौर पे प्रॉपर्टी रेट्स बढ़े, लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में बढ़ा, वो ऊपर जाने के बावजूद
ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है इस बार का, और ये इसने हमको भी सरप्राइज किया। और ये दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में लोगों का निवेश बढ़ना शुरू हुआ है, और ये हाल के स्टॉक मार्केट की तेजी, थोड़ा म्यूचुअल फंड का प्रचार बढ़ने से काफ़ी बढ़ा है। ऑलमोस्ट हमने इतना बड़ा नंबर म्यूचुअल फंड में निवेश का देखा है अभी से 1 साल पहले तक, केवल 3 या 4%, 5-6% के आसपास होता रहता था, लेकिन अब ये 10% के आसपास, दहाई के अंक में पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में, हालांकि स्टॉक मार्केट में खतरनाक स्पेकुलेटिव निवेश भी बढ़ा है, सेबी उसकी चेतावनी भी देती रहती है, लेकिन 3 से 9% का निवेश स्टॉक मार्केट में हुआ है। और प्रॉपर्टी के प्राइसेस का एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा हमारे पास है। चूंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े, सस्ते मकानों की आपूर्ति कम हुई, लोगों की एफोर्डेबिलिटी सस्ते मकानों के मामले में नहीं रही, 50 लाख रुपए से नीचे के मकान कम बिके, लोगों के पास खरीदने के लिए नहीं थे, इसलिए उनके पास जो सरप्लस था वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के निवेश में गया है। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि बचत और निवेश में बुनियादी फर्क है। बचत हमेशा सुरक्षा के लिए होती है, इमरजेंसी के लिए होती है, बीमा के लिए होती है, और निवेश हमेशा बेहतर रिटर्न के लिए होता है। तो लोगों ने रिटर्न की कुछ गणित समझना शुरू कर दिया है। सोलंकी जी, मुझे लगता है, लेकिन सोलंकी सर मुझे एक चीज बताइए, आप जो कमाते ज्यादा हैं वो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, लेकिन जो निवेश ज्यादा करते हैं वो है हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात। अब यहां पर मामला गड़बड़ है, कर्नाटक में निवेश नहीं हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसको अगर आप पिछले डाटा से कंपेयर करें, जो गोल्ड का डाटा आया था, तो गोल्ड आप देखते हैं कि साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही है, और वहीं पे जब आप इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट में आते हैं तो अब आप देखते हैं कि जो या प्रॉपर्टी पे आते हैं तो ये जो चंडीगढ़, हरियाणा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लिटरेसी है टुवर्ड्स इंस्ट्रूमेंट्स वो थोड़ी कम है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ होनी चाहिए, और लोगों का भरोसा एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में मेरे हिसाब से अब वो एक अट्रैक्शन जो है, जैसे नॉर्थ के अंदर प्रॉपर्टी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी निवेश है, तो इसी इधर के राज्य के अंदर आपको ये डाटा ज़्यादा मिलता है, और वहीं गोल्ड के अंदर आपको जो है साउथ का डाटा ज़्यादा मिलता है। तो एक जो फैक्टर ऑफ इन्वेस्टिंग है जो अलग अलग लोगों में होता है वो यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, पॉइंट ठीक है। लेकिन सर अगला सवाल वो है, वो ये सवाल जाहिर तौर पर मेरा परिवार जरूर देखेगा बड़े ध्यान से, क्योंकि वो मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहता है। अगर तो कितना खर्च करता है भारत, सबसे बड़ा सवाल, कितना खर्च करता है भारत और कहां खर्च करता है ये भी हम आपको बताएंगे। सवाल ये, पहला सवाल ये देखिए, भारतीय परिवार कहां खर्च करते हैं और कहां खर्च करते हैं और बचता क्या है। सीधा आइए, यहां पर जो मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं, ये अरे बाप रे, ये देखिए राशन 19%, लेकिन जो मेरे लिए चिंताजनक है वो 19% से ज्यादा ये है बिल। अंशुमन जी, ये बिल 12% किस चीज का बिल है? ये किस चीज का बिल? यूटिलिटीज के बिल। यूटिलिटीज के बिल। फीस 10%, बच्चों की फीस, जाहिर तौर पर ये फीस 10% है, ये चिंताजनक है। ईंधन 8%, हम सब जानते हैं। कपड़े 8%, ठीक है, ये समझ में आता है, ईंधन महंगा है भारत में, नो डाउट अबाउट इट। दवाइयां 8%, देखिए हमने आपको बताया था कि कितना खर्च हो रहा है, लोगों ने सेविंग तोड़ी है। दवाइयां यहां पर भी टॉप 4 में आ रहा है। अगर देखें आप 1 2 3 4 टॉप 4 में दवाइयां हैं। ये किराया, फिर लोन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड 2%, अन्य 8%, कितना बचाता है, कितना बचा कितना? 18%। 18% खर्च के बाद बचा। क्विक रिएक्शन अंशुमन जी, वेरी क्विक रिएक्शन। ये आंकड़ा खर्च का हमें ये बता रहा है कि लोगों का ज्यादा खर्च उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां महंगाई उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। दवाई और ईंधन, ये दो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जिन पर हमने पिछले 1 साल में काफी इन्फ्लेशन देखी, ईंधन में भी देखी और दवाइयों में भी देखी। इसके अलावा जो एजुकेशन की इन्फ्लेशन है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट। लेकिन अगर राशन में भी 19% है तो चीजें महंगी। हाँ, राशन में 19% है, लेकिन वो तो सर्वाइवल के लिए है, उतना पैसा तो 20, तो इसलिए लगता है कि जितना पैसा राशन में खर्च हो रहा है लगभग उसके बराबर ही राशि लोगों को खर्च करनी पड़ रही है ईंधन, फीस और दवाई पर, उससे ज्यादा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अब हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे रिएक्शन लूंगा। सर 2.5 मिनट में आप दोनों से रिएक्शन लेना है मुझे, थोड़ा शार्प रखिएगा। सबसे पहले प्रेम जी, मेरे लिए जो अलार्मिंग फैक्टर, ठीक है, राशन हमारी नीड है, नेसेसिटी है, ईंधन 8% आ रहा है। दूसरा जो एक और परेशान करने वाली चीज है वो ये है कि दवाइयां 8%। मैं बार बार हेल्थ को लेकर बात कर रहा हूं, लोग अपनी सेविंग्स भी हेल्थ को लेकर तोड़ रहे हैं, दवाइयां भी बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये एक एरिया है जिस पर बहुत काम करने की जरूरत है? इसीलिए काम किया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन इसीलिए दिया जा रहा है कि वंचित वर्ग के लोग भी जो हैं वो भूखे ना सोएं, नहीं तो लगातार भूखे ही सोते थे लोग। ऐसी स्थिति थी इनके कार्यकाल में। इसी तरह से जन औषधि केंद्र खोलना, आयुष्मान कार्ड के तहत वंचित वर्ग को जो है
वो दवाइयों के लिए, स्वास्थ्य के लिए सशक्त करना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसीलिए वंचित वर्ग के लोगों को सशक्त करने की दृष्टि से, और ईंधन में भी आप देखेंगे कि जो है वो जिस तरह से गैस उपलब्ध कराई गई, एलपीजी गैस कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया, और सब्सिडाइज रेट पे जो गरीब है उसको सब्सिडाइज रेट पे दिया जाए। जो अमीर है, यहाँ तो ये स्थिति थी कि अंबानी को भी सब्सिडी के रेट पे जो है गैस मिल रही थी इनके ज़माने में। आज जो है सब्सिडी का चूल्हा भी, उसको मुफ्त का चूल्हा भी मिल रहा है, सब्सिडाइज गैस भी मिल रही है। तो गरीबों का, वंचितों का लगातार ख्याल रखने का काम इस सरकार ने किया है। इसी का परिणाम है कि गरीबी रेखा से तेजी से लोग नीचे ऊपर आए हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी पर भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनना, ये इस बात का संकेत है आलोक कि जी, नीतियां सही दिशा में जा रही हैं। आलोक जी आपका टेक। आलोक जी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे लगता है मॉल न्यूट्रिशन में हम लगभग 20 पॉइंट इंटरनेशनल आंकड़ों में गिर गए हैं, और जिस भूखमरी की बात कर रहे हैं उसमें हम भूखमरी इंडेक्स में 7 पॉइंट मोदी जी के आने के बाद चले गए हैं, और उसके बाद भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बाद भी अगर इन्फ्लेशन रेट फूड का या राशन का 19% है, और उसके बाद भी अगर सरकार कहे हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे निकम्मी सरकार नहीं हो सकती है। दवाई के ऊपर 8%, तमाम जीएसटी का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ईंधन पूरी तरह से जिस तरह से महंगा हुआ है पूरे देश ने देखा है। एजुकेशन में अभी पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि लगभग 35,000 बच्चों ने सुसाइड किया है, और लगभग 20,000 बच्चों ने IIT IIM में फीस बढ़ोतरी की वजह से वहां से ड्रॉप आउट लिया है पिछले 2 साल के अंदर अंदर। तो मुझे लग रहा है एजुकेशन का भी इन्फ्लेशन दिख रहा है सामने। दवाइयों का 8% अगर खर्चा दवाइयों पर हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में गड़बड़ हो रही है। आप जो बता रहे हैं आलोक तीसरी जी, चीज जी आलोक जी थोड़ा क्विकली, अब मुझे ब्रेक मैं एक बात और केवल कहना चाहूंगा कि आंकड़े ये भी होने चाहिए कि करेंसी फ्लाई कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है म्यूचुअल फंड में, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले 5 साल में 15 लाख लोगों ने पासपोर्ट को सरेंडर करके कितना करेंसी फ्लाई हुआ है, और कितना इंपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर बढ़ गया है। और एक आंकड़ा यह भी होना चाहिए कि कितने लोगों ने बैंक से कर्जा लेकर अपना काम चलाया है।